मैं श्रीमती राखी मंडल, वाणिज्य व्याख्याता, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भैंसमा, जिला कोरबा से कक्षा 12वीं के लेखाशास्त्र विषय से आज का अध्यापन हेतु अपनी विषय वस्तु लेकर उपस्थित हूँ। तो बच्चों, आज हम अध्याय साझेदारी फर्म का लेखांकन से विषय वस्तु साझेदारों के खाते के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या है साझेदारों के खाते और कैसे इसका निर्माण किया जाता है, इससे संबंधित अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, साझेदारों के खाते को समझने से पहले हमारे पिछले विषय वस्तु लाभ हानि नियोजन खाते से 2 बिंदु रह गए थे, पहले हम उसका अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, पहले हम पढ़ लेते हैं लाभ हानि नियोजन खाते की विशेषताएं। पहला पॉइंट है कि यह एक अवास्तविक खाता है। अगला बिंदु है कि यह लाभ हानि खाते के पश्चात तैयार किया जाता है। अगला बिंदु है यह खाता केवल साझेदारी फर्म के द्वारा ही तैयार किया जाता है। तो बच्चों, अगला बिंदु है इसमें लेखांकन भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 द्वारा प्रभावित होता है। तो हमने देखा कि लाभ हानि नियोजन खाते की विशेषताएं क्या होती हैं। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे लाभ हानि खाता एवं लाभ हानि नियोजन खाते में अंतर। लाभ हानि खाता एवं लाभ हानि नियोजन खाते में अंतर के लिए हम 3 कॉलम बनाएंगे। एक आधार का कॉलम हमको प्रत्येक अंतःस्पष्ट करों में बनाना जरूरी है। तो हमारा पहला आधार का बिंदु है कि इसे कब बनाया जाता है। तो लाभ हानि खाता जो है यह व्यापारिक खाते के बाद ही बनाया जाता है, लेकिन लाभ हानि नियोजन खाता होता है यह लाभ हानि खाते के बाद बनाया जाता है। मतलब लाभ हानि नियोजन खाता को हम लाभ हानि खाता बनाने के पश्चात ही बनाएंगे। हमारा आधार का दूसरा बिंदु है कि क्यों बनाया जाता है। तो यह शुद्ध लाभ ज्ञात करने हेतु बनाया जाता है और यह शुद्ध लाभ के वितरण हेतु बनाया जाता है। कहने का मतलब है कि जब हम लाभ हानि खाता बनाते हैं तो केवल हम शुद्ध लाभ ज्ञात करते हैं, लेकिन जब हम लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं तो हम शुद्ध लाभ वितरण हेतु शुद्ध लाभ का ज्ञात करते हैं। तीसरा बिंदु है भुगतान। लाभ हानि खाता जब हम बनाते हैं तो उसमें डेबिट पक्ष में जितने भी व्यय आते हैं, ऐसे व्यय व्यवसाय में चाहे लाभ हो या हानि हो, ऐसे व्यय को चुकाना ही पड़ता है। लेकिन जब हम लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं तो इसमें नियोजित मदों को लाभ की स्थिति में ही चुकाया जाता है। तो हमारा चौथा आधार का बिंदु है संलेख का पालन करना। तो लाभ हानि खाते में इसमें साझेदारी संलेख का पालन नहीं किया जाता। इसमें किसी प्रकार का कोई लिखित संलेख नहीं होता और इसमें संलेख का पालन नहीं किया जाता। लेकिन लाभ हानि नियोजन खाता में साझेदारी संलेख के सभी प्रावधानों का पालन किया जाता है। पांचवा बिंदु है आधिक्य। इसमें प्रारंभिक व अंतिम आधिक्य नहीं होता और लाभ हानि नियोजन खाता में प्रारंभिक व अंतिम आधिक्य होता है। कहने का तात्पर्य है कि इसमें प्रारंभिक व अंतिम शेष नहीं होता और लाभ हानि नियोजन खाते में प्रारंभिक व अंतिम शेष होता है। तो बच्चों, हमने पढ़ा कि लाभ हानि खाता एवं लाभ हानि नियोजन खाते में क्या अंतर है। तो इसी प्रकार हमारा लाभ हानि का जो विषय वस्तु है ये यहीं पे खत्म होता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे साझेदारों के पूंजी खाते किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं साझेदारों के पूंजी खाते की पद्धतियां। हम 2 पद्धतियों से साझेदारों के पूंजी खाते बनाते हैं। पहला है स्थिर पूंजी पद्धति। इस विधि के अंतर्गत साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी हमेशा स्थिर रहती है। दूसरा है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में साझेदारों के पूंजी स्थिर नहीं रहते बल्कि परिवर्तनीय रहते हैं। बच्चों, स्थिर पूंजी पद्धति के अंतर्गत हम 2 तरह से साझेदारों का खाता बनाएंगे। ये पहला है साझेदारों का पूंजी खाता और दूसरा बनेगा साझेदारों का चालू खाता। तो बच्चों, चलिए स्थिर पूंजी पद्धति के अंतर्गत हम साझेदारों के पूंजी खाता को समझते हैं। चूंकि स्थिर पूंजी पद्धति में साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी परिवर्तनीय नहीं होती, स्थिर होती है, जिसके कारण हम इसमें अलग से साझेदारों का पूंजी खाता तैयार करते हैं। जितने साझेदार हैं उतने साझेदारों की राशि की कॉलम अलग से खींच ली जाती है तथा आप क्रेडिट साइड में देखेंगे कि
आपके पूंजी की रकम से जो शेष लाया गया है उसको आप क्रेडिट करेंगे और आपका जो बैलेंस आएगा उसको भी आप शेष लाया गया करके क्रेडिट साइड में लिखेंगे और अंतर की राशि को आप शेष ले जाया गया बोलकर डेबिट साइड में लिखेंगे। इस तरह आप साझेदारों का पूंजी खाता अलग से तैयार करेंगे। चलिए बच्चों, अब हम स्थिर पूंजी पद्धति के माध्यम से साझेदारों का चालू खाता कैसे बनाते हैं इस प्रारूप के माध्यम से समझेंगे। साझेदारों का चालू खाता बनाने के लिए आप डेबिट और क्रेडिट पक्ष में 2 कॉलम खींच लेंगे और जितने भी साझेदार हैं उन सब के लिए एक एक राशि की कॉलम खींचेंगे। सबसे पहले हम साझेदारों के पूंजी खाते की बैलेंस या शेष यदि डेबिट साइड आया हो तो उसे आप क्रेडिट साइड में शेष लाया गया बोल के उतारेंगे और यदि साझेदारों के पूंजी खाता का शेष क्रेडिट साइड आया है तो उसे हम साझेदारों के चालू खाता में डेबिट साइड में शेष लाया गया बोलकर उतारते हैं। साझेदारों के चालू खाते में हम सभी खर्चों को डेबिट साइड लिखते हैं और सभी प्राप्तियों को हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। यदि साझेदारों द्वारा व्यवसाय से किसी प्रकार का आहरण किया हो तो ऐसे आहरण की राशि भी हम संबंधित साझेदारों के राशि के कॉलम में लिख देंगे। आहरण पर दिए गए ब्याज की राशि को भी हम संबंधित साझेदारों के कॉलम में लिखेंगे। लाभ हानि नियोजन खाता में हुए हानि को हम साझेदारों के चालू खाते में डेबिट पक्ष में लिख देंगे। इस प्रकार चलिए हम क्रेडिट पक्ष में चलते हैं। क्रेडिट पक्ष में शेष लाया गया लिखने के पश्चात हम पूंजी पर ब्याज की राशि को संबंधित साझेदारों के कॉलम में लिखेंगे। यदि साझेदारों द्वारा किसी भी प्रकार का वेतन कमीशन व्यवसाय द्वारा प्राप्त किया जाता है तो ऐसी राशि को भी हम साझेदारों के क्रेडिट पक्ष में लिख देंगे। लाभ हानि नियोजन खाते के लाभ की राशि को भी हम साझेदारों के क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। अंत में हम दोनों पक्षों के अंतर की राशि को यदि वह डेबिट में आया है तो शेष ले जाया गया बोलकर डेबिट पक्ष में लिखते हैं और यदि अंतर की राशि क्रेडिट पक्ष में आती है तो ऐसे राशि को हम शेष ले जाया गया बोलकर क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। तो बच्चों, इस तरह साझेदारों का चालू खाता बनाया जाता है। बच्चों, चलो अब हम जानते हैं कि परिवर्तनशील पूंजी पद्धति किसे कहते हैं। इस पद्धति के अंतर्गत साझेदारों के समस्त व्यवहारों का लेखा उनके पूंजी खाते में ही किया जाता है। इसमें साझेदारों के चालू खाते नहीं बनाए जाते हैं। साझेदारों द्वारा लाई गई पूंजी, माल, अतिरिक्त पूंजी, वेतन, कमीशन, बोनस, पूंजी पर ब्याज, आहरण एवं उस पर ब्याज, लाभ तथा हानि का लेखा पूंजी खाते में ही किया जाता है। इस खाते का शेष प्रतिवर्ष बदलता रहता है। यदि कोई विशेष निर्देश न हो तो हमेशा यह मानना चाहिए कि साझेदारों के खाते परिवर्तनशील हैं और इसी आधार पर हम साझेदारों का पूंजी खाता बनाते हैं। तो बच्चों, साझेदारों के पूंजी खाते को समझने के लिए हम निम्न प्रारूप के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम डेबिट एवं क्रेडिट पक्ष के 2 कॉलम खींच लेंगे। तत्पश्चात सभी साझेदारों से संबंधित राशियों के कॉलम हम खींच लेंगे। साझेदारों के पूंजी खाते में डेबिट पक्ष में साझेदारों के सभी खर्चों को लिखा जाता है तथा क्रेडिट पक्ष में साझेदारों की सारी प्राप्तियों को लिखा जाता है। तो बच्चों, डेबिट पक्ष की ओर चलते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से मद हम डेबिट पक्ष में लिखेंगे। पहले तो यदि साझेदारों द्वारा व्यवसाय से किसी प्रकार का कोई आहरण किया जाता है तो ऐसा आहरण हम संबंधित साझेदारों के कॉलम में लिख देंगे। आहरण पर ब्याज को भी हम संबंधित साझेदारों के कॉलम में लिखेंगे। लाभ हानि नियोजन खाते में यदि किसी प्रकार की हानि हुई होगी तो उसे भी हम साझेदारों के पूंजी खाते के डेबिट साइड में लिखेंगे। आइए क्रेडिट पक्ष की ओर चलते हैं। पिछले वर्ष का यदि कोई शेष पूंजी रहा है तो ऐसी पूंजी को हम शेष लाया गया बोलकर साझेदारों के क्रेडिट पक्ष में लिख देते हैं। पूंजी पर ब्याज को भी हम संबंधित साझेदारों के कॉलम की राशि के कॉलम में लिखेंगे। यदि साझेदारों द्वारा किसी भी प्रकार का वेतन या कमीशन व्यवसाय द्वारा प्राप्त किया जाता है तो ऐसे वेतन या कमीशन की राशि को भी हम संबंधित साझेदारों के कॉलम में लिखेंगे। लाभ हानि नियोजन खाते में यदि किसी प्रकार का लाभ हुआ होगा तो ऐसे लाभ को भी हम साझेदारों के पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में
लिखते हैं। अंत में हम दोनों पक्षों के अंतर की राशि को निकालते हैं। यदि अंतर की राशि डेबिट पक्ष में आई हो तो इसे शेष ले जाया गया बोलकर डेबिट पक्ष में लिखते हैं, और यदि अंतर की राशि क्रेडिट पक्ष में आई हो तो शेष ले जाया गया बोलकर इसे क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। इस प्रकार हम परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के अंतर्गत साझेदारों के लिए केवल एक ही खाता बनाते हैं, साझेदारों का पूंजी खाता।